सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम ले आए हैं चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कैसे हम एक ओनर से थाउजेंड ऑफ शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये चैप्टर में बहुत 5 चीजें इन्वॉल्व हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पर्सन अकेला बिजनेस शुरू करता है और धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, कंपनी, एलएलपी। देन हम पढ़ेंगे मास्टर कंपैरिजन टेबल फॉर एग्जाम्स एंड वन आइडिया, 5 वेज टू ओन अ बिजनेस, ईच ट्रेडिंग ऑफ कंट्रोल, कैपिटल एंड रिस्क। आगे चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक वर्ड है लेकिन इसके 2 मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो देखो क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेंस 1 में ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस इज अ वर्ब आइडिया है। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट करना मैन को, मनी को, मटेरियल्स को, मशीन्स को किसी गोल के लिए। ठीक है, मेरा मोटिव है बिजनेस का कि मैं प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ, तो मैं अपने इन चारों रिसोर्सेस को उस गोल को अचीव करने में कोऑर्डिनेट करती हूँ, उस गोल को अचीव करने के लिए लगाती हूँ, चारों को एक साथ लगाती हूँ। चारों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कि मेरे पास में मनी बहुत है बट मैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास में मटेरियल है बट मैंने उसको काम पर नहीं लगाया है, मैंने टाइम पर प्रोवाइड नहीं किया है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। चारों को कोऑर्डिनेट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा सोचो कि मुझे ऑर्गेनाइज करना है मेरा स्टडी शेड्यूल बिफोर एग्जाम। ठीक है, you are not creating a company, you are arranging things in order in a business constant. This is what a manager does, arranging resources so the business run smoothly। मतलब एक बिजनेस पर्सन का, एक मैनेजर का क्या काम है? सिंपल कि रिसोर्सेज को अरेंज करना ताकि जो एक बिजनेस है वो रन कर सके स्मूथली। यही तो हम अपने एग्जाम से पहले करते हैं कि हम अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो एग्जाम है, हमारा टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो हमने पूरी प्रोसेस किस में लगा दी? उस एग्जाम को क्रैक करने में लगा दी। चाहे वो मेरा स्टडी मटेरियल था, मेरे पास टाइम था, जो भी मेरे पास में रिसोर्सेज थे, उन सबको मैंने उस गोल को अचीव करने में लगा दिया। सेम यही काम हमारा मैनेजर भी कर रहा होता है। सेकंड बढ़ते हैं साइंस 2 में, कि ये एक एंटिटी है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन एक नाउन है जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है हर एक बिजनेस का, जिसके थ्रू आप पॉइंट आउट कर सकते हो लीगली कि यस दिस इज द कंपनी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं इन्फोसिस इज अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम सभी इन्फोसिस को जानते हैं, सभी ने नाम सुना है। इन्फोसिस कोई भी प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअल में एक कंपनी है विद इन ऑफिस, जिसका अपना एक ऑफिस है, जिसके अपने एम्प्लॉयज है, जिसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक टिप है कि वेन एवर दिस चैप्टर और एन एग्जाम क्वेश्चन यूजेस द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, pause for a second and ask yourself, is this being used as a process or as an entity? Okay, because the rest of this chapter actually moves between both meaning. The organizing process slide coming up uses sense 1, while the 5 forms we study later are an example of sense 2, यानी कि business as an entity। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक बिजनेस है, उसको 4 रिसोर्सेज चाहिए। क्या क्या? मनी, मटेरियल, मेन पावर एंड। ठीक है, मनी मतलब कैपिटल टू बाय द थिंग्स एंड पे, ताकि हम चीजों को खरीद सकें और लोगों को पे आउट कर सकें। मटेरियल किस लिए? रॉ मटेरियल हो सकता है, हमारा स्टॉक हो सकता है। मेन पावर, जो पर्सन काम करेंगे हमारे यहाँ पर, मशीन्स यानी कि इक्विपमेंट्स, हमारे टूल्स, हमारी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज अलोन आर नॉट इनफ, दे मस्ट बी पुट इनटू एक्शन सिस्टमैटिकली। मतलब सिर्फ रिसोर्सेज का होना इनफ नहीं है, उनको सिस्टम से काम करवाना भी इम्पोर्टेंट होता है। मुझे पता होना चाहिए मशीनरी कब मुझे रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड नहीं है, कितनी इसकी एफिशिएंसी है, मुझे कितनी मैन पावर चाहिए, किस स्किल की मैन पावर चाहिए मुझे। तो सिर्फ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना भी इम्पोर्टेंट है, उनको सिस्टमेटिकली काम पर लगाना भी इम्पोर्टेंट है। मान के चलो कोई सी पर्सन में स्किल्स तो है मैनेजर लेवल की, बट मैंने उसको लोअर लेवल पे लगाया हुआ है, तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक होम बेकर सेलिंग ऑन इंस्टाग्राम स्टिल नीड्स पैकेजिंग अ डिलीवरी पार्टनर एंड कंटेंट कैलेंडर और वर्किंग टुगेदर। वो कहता है कि सिंपल सा होम बेकर है जो सेल करता है इंस्टाग्राम पर, लेकिन उसको क्या क्या चाहिए? उसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, डिलीवरी पार्टनर चाहिए, कंटेंट कैलेंडर चाहिए, कि और ये सब कुछ एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, उसको क्या क्या सामान चाहिए?
कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, जो जो बेकरी में यूज होते हैं, पैकेजिंग कैसे करेगी, डिलीवरी पार्टनर्स कौन होंगे, कंटेंट कैलेंडर होगा कि किस दिन इंस्टाग्राम पर क्या जाने वाला है। तो ये सब कुछ क्या है, एक साथ काम कर रहे हैं। अगर किसी ने भी इनमें से बैकआउट कर दिया तो उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता है। ओके, डेफिनेशन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सिंपल सा क्या है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर सिस्टम के साथ में अरेंज करना और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना ही क्या है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यही हमारा काम होता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। क्योंकि अगर मैंने प्रॉपर अरेंज नहीं किया रिसोर्सेज को और उनको कोऑर्डिनेशन में नहीं लगाया तो क्या होगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस एंटिटी का, तो वो पूरा प्रॉपर अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो एग्जाम टिप है कि यूज द वर्ड कोऑर्डिनेशन एंड रिसोर्सेज इन एवरी डेफिनेशन आंसर, कि दिस इज द इम्पोर्टेंट कि हमें उनको कोऑर्डिनेट करना है रिसोर्सेज को प्रॉपरली। आगे है डेफिनेशन दैट मैटर्स फॉर एग्जाम्स। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे हमने ली है, जैसे क्या डेविस की हमारी है एक डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कोऑपरेटिंग अंडर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टू अकम्प्लिश अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे एक ग्रुप है पर्सन्स का जो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं किसी लीडरशिप के अंडर। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, उसको कंप्लीट कर। ठीक है, सेकेंड है बर्नार्ड का सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ 2 or more पर्सन, की एक सिस्टम है जहाँ पर एक्टिविटीज कोऑपरेशन के साथ में होती है। वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन काम नहीं करता, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। कैसे काम करते हैं, कोऑपरेशन से काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, किसी भी काम को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉयस ए एलेन, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क, डेलीगेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर इफेक्टिव टीम वर्क। कि हमने क्या किया, काम को आइडेंटिफाई किया, जो सेम कैटेगरी का काम था, सेम नेचर का काम था, उसको ग्रुप कर दिया। ठीक है, जिस काम को हम नीचे पर अपने निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं लोअर लेवल पर, उनको हम डेलीगेट कर सकते हैं, तो उनको हमने डेलीगेट कर दिया, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी और अथॉरिटी भी, इनकी जिम्मेदारी भी और अथॉरिटी भी, मतलब वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और हमने क्या किया, रिलेशनशिप्स बनाए ताकि हमारा जो इफेक्टिव टीम वर्क आ सके। देखो सिंपल सी बात है कि अगर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो टीम वर्क में काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज मोने एंड रैले, द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। की ह्यूमन एसोसिएशन होती है क्यों, ताकि उनका जो भी कॉमन पर्पस है वो अचीव किया जा सके। ठीक है, सबसे फेमस जो है, जो आपको याद होनी चाहिए, वो है केट डेविश की एंड चेस्टर बर्नार्ड। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है आपकी बुक में, तो ये एक सीक्वेंस नहीं है, एक लिस्ट है कि सबसे पहले क्या होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते 5th पॉइंट आप पहले कर रहे हो, 1st पॉइंट आप बाद में कर रहे हो। यू हैव टू डू इन अ सीक्वेंस। ओके, तो दिस इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आउटलाइन करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, बिफोर एनीथिंग यू मस्ट डिसाइड व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। यू कांट ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज towards our goal that doesn't have been defined there। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे अचीव क्या करना है, तो मैं रिसोर्सेज को काम पर कैसे लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती। लेकिन वो कहता है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज। वंस यू नो द ऑब्जेक्टिव यू लिस्ट आउट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन टू रीच इट। फॉर एग्जांपल लेते हैं, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, द एक्टिविटीज माइट इंक्लूड मार्केट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मेरा ऑब्जेक्टिव पता चल गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है मेरा लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अब मुझे उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, मुझे वो आइडेंटिफाई करनी है कि मुझे मार्केट रिसर्च करनी है, पैकेजिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट। देन आई विल डू द असाइन ड्यूटी। ठीक है, एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज एंड हैंड देम टू स्पेसिफिक पीपल और डिपार्टमेंट्स। मार्केट रिसर्च माइट गो टू द रिसर्च टीम, एडवर्टाइजिंग माइट गो टू द मार्केटिंग टीम। यानी कि जिसका जो काम है मैंने उसको दे दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि मुझे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज थी वो डिसाइड करी कि मैन्युफैक्चरिंग होनी है, पैकेजिंग होनी है, एडवर्टाइजमेंट होनी है। जो जो डिपार्टमेंट हेड्स थे उनको मैंने ड्यूटीज असाइन कर दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रांट अथॉरिटी। अब मैंने जिस पर्सन को ड्यूटीज असाइन करी है, मैं उन्हीं पर्सन को अथॉरिटी भी असाइन करती हूँ कि वो मैनेज कर सके बजट एडवर्टाइजमेंट का, बट डोंट गिव यू द अथॉरिटी टू एक्चुअली स्पेंड मनी। कि मैंने कुछ हद तक उनको अथॉरिटी दे दी, बट ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से उस बजट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने उनको कहा कि भैया 2.5 लाख रुपए का बजट है, आप इतने में कर लो, बट वो 2.5 लाख में अगर नहीं हो पाया, 3 लाख रुपए लग रहे हैं, तो देन यू हैव टू टेक द अप्रूवल। बट फॉर दैट 2,50,000 यू डोंट नीड टू टेक द अप्रूवल। तो मैंने उसको अथॉरिटी दे दी कि ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट तक आप अपने जो भी डिसीजन मेकिंग है वो कर सकते हो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए।
नेक्स्ट इज क्रिएट रिलेशनशिप, फाइनली यू एस्टेब्लिश हु रिपोर्ट्स टू हूम, ठीक है, द चेन ऑफ कमांड, सो एवरीवन knows their reporting relationships and the organization functions as one connected system, not isolated slot. मतलब यहाँ पे आप सबको ये पता होता है कि मेरी रिपोर्टिंग किसके पास है, मेरा मैनेजर कौन है, मुझे किसको बताना है कि मैंने आज क्या काम किया, कैसे काम किया, मैंने डिसीजन मेकिंग जो करी वो क्यों करी, कैसे करी। इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं। आ रहे हैं हम, क्या हो गया, आ रही हूँ अभी। तो एक एग्जाम के लिए टिप है, वो ये कि हमेशा याद रखना कि हमेशा आपके स्टेप बाय स्टेप आएंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। एंड सीक्वेंस हमेशा याद रखना, पहले ऑब्जेक्टिव, देन हम एक्टिविटी सर्च आउट करते हैं, देन हम उनको डिटेल्स दे रहे होते हैं, देन अथॉरिटी देते हैं, देन हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। एक इम्पोर्टेंट टिप, क्वेश्चन में हमेशा बहुत टाइम पूछा जाता है कि क्या हम अथॉरिटी पहले दे सकते हैं ड्यूटीज से, कैन अथॉरिटी बी ग्रांटेड बिफोर ड्यूटीज आर असाइंड जस्टिफाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि हम अथॉरिटी ड्यूटीज से पहले नहीं दे सकते हैं, पहले हम ड्यूटीज देते हैं, देन हम अथॉरिटीज दे रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स, की ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहला है हमारा इट फैसिलिटेट, a well organized business is simply easier to run day to day because everyone knows their role। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने किसी भी बिजनेस को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो मुझे उसको मैनेज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि हर किसी पर्सन को वहां पर पता है बिजनेस में कि उसका क्या रोल प्ले है, उसको क्या काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। देखो दिस साउंड सरप्राइजिंग एट फर्स्ट बट थिंक अबाउट, that frees up mental space to think creatively about new ideas। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपने दिमाग में 10 चीजें लेकर चल रही हूँ तो मैं कुछ नया नहीं सोच सकती, ठीक है। और वहीं पर अगर वो 10 चीजें मैंने ऑलरेडी असाइन करी हुई हैं, हर किसी को अपना पता है कि उनके पास क्या ड्यूटीज हैं, क्या अथॉरिटीज हैं, तो हर कोई अपना टास्क इजिली कर सकता है, जिससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी इनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट इज इट हेल्प growth and expansion। A business with a clear organizational structure can add new people, departments, product lines much more smoothly than a chaotic one। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक प्रोडक्शन एंड सेल्स, जिसको एक साथ काम करने की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट मेक्स दैट पॉसिबल। कि ऑर्गेनाइजेशन वो चीज है जो उसको पॉसिबल बनाती है कि वो लोग अपने आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। Next is optimum use of human resources। The right people end up in the right roles, doing what they are best at instead of duties being handled randomly। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर स्किल तो थी मार्केटिंग की, मैंने उसको डाल दिया फाइनेंस में, तो मैं उसके स्किल को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं किसी भी बिजनेस में प्रॉपर तरीके से, तो मैं ऑप्टिमम यूज भी कर सकती हूँ अपने ह्यूमन रिसोर्स का, ताकि मैं उसके स्किल के अकॉर्डिंग ही उसको रोल दे रही हूँ। नेक्स्ट इज without clear organization, two people might end up doing the same task, wasting efforts। Think of two people both calling the other already did। देखो कभी कभी क्या होता है कि दो पर्सन ना सेम काम कर रहे होते हैं, दोनों को नहीं पता कि सामने वाला भी कर, बिकॉज की कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन वही लेकर आता है, कोऑर्डिनेशन ही लेकर आता है, ताकि हर किसी को अपना रोल प्ले पता हो, काम ओवरलैप ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। देखो एक क्वेश्चन है सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्रिएटिविटी लेकर आता है, बिल्कुल लेकर आता है, अभी पढ़ी है। एलिमिनेट करता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, बिल्कुल करता है। गारंटी जीरो बिजनेस रिस्क, रिस्क एलिमिनेट होता है, नहीं होता है गाइस। इंश्योर्स ऑप्टिमम यूजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, बिल्कुल करता है। तो आंसर इज, ठीक है। अब मीट अप करते हैं 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बिजनेस को एज एन एंटिटी देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये एज एन एंटिटी हो जाएगी। क्यों तक हम क्या पढ़े थे कि वो एक प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेट करती है, एंटिटी है, ठीक है। तो कौन कौन से इसकी 5 फॉर्म्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है सबसे पहला। सेकंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ इज कंपनी एंड फिफ्थ इज लिमिटेड लायबिलिटी
ठीक है। देखो ये आप ऐसा सोचो कि ये सीढ़ियां हैं। सबसे पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनते हो, देन पार्टनरशिप में जाते हो, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हो, देन कंपनी, देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। देखो ये आप ऐसा सोचो कि ये सीढ़ियां हैं। सबसे पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनते हो, देन पार्टनरशिप में जाते हो, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हो, देन कंपनी, देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जाते हो। ठीक है। हम इस पे ना सीढ़ियां हैं, एक पे चढ़ के हमें लास्ट तक पहुंचना होता है। ठीक है। तो इन सबको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू द कमेंट्स। थैंक यू।